नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर है। क्या जो संविधान होता है और राज्य व्यवस्था होता है, क्या वो एक ही होता है? अगर एक होता है तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है? वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं तो ये गलत है। वास्तव में भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है दोनों एक ही है। और इनके जो आपस में जो कुछ जुड़े हुए हैं तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है? संविधान, तो संविधान से प्राय ये है कि नियमों, कानूनों और परंपराओं, नियमों, कानूनों से और परंपराओं से, तब एक तरह नियमों, ये उससे हाँ कानूनों से का इधर जो देख परंपराओं का संकलन, नियमों, कानूनों, परंपराओं का संकलन रूप, जो संकलन रूप जो किसी देश के शासन को चलाने हेतु होता है, ठीक वह संविधान है। अब हमें समझना है, क्या भारतीय संविधान में परंपराएं भी होती है क्या? तो बिल्कुल, भारतीय संविधान में परंपराएं भी होती है। जैसे कि हमने सुना है कि भारतीय जो संविधान होता है वो लिखित होता है और अलिखित होता है। तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित है। तो उन संविधानों में परंपराएं, ट्रेडिशन कैसे, बहुत से पद ऐसे होते हैं, बहुत से अ, जो कहने का अर्थ है कि बहुत से पद और बहुत से जो नियम ऐसे होते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जाता। मतलब उनको जो है किसी लिखित रूप में नहीं दर्शाया जाता, बल्कि वो किसी ना किसी परंपराओं को एक भार होता है। जैसे कि लोकसभा का पद हो गया, ब्रिटेन में देखेंगे आप कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका उनके जो राष्ट्रपति हैं, मतलब जो किंग है उनका पद। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि कुछ चीजें जो होता है भारतीय संविधान पे और परंपराओं का संकलन भी होता है। अब जो संविधान होता है वो किसके आधारित होता है? वो होता है मूल्यों पर और आदर्शों पर। किसी भी देश का संविधान जो है वो मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है। पूरी किया था। इसके साथ साथ जो संविधान होते हैं वो कुछ सैद्धांतिक रूप होते हैं। संविधान जो होते हैं सैद्धांतिक रूप होते हैं। तो हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था। हमें खा ले कि राज्य व्यवस्था को है साथ राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का अर्थ यह है पॉलिटी से, अर्थात जब संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तब हम उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 17, हमने पढ़ा अनुच्छेद 21। लेकिन अब इन अनुच्छेदों को अ, व्यवहार में कैसे लागू किया जाए? देखो, संविधान सैद्धांतिक है, कुछ मूल्यों पे आधारित है, लेकिन जब उनको व्यवहार में लागू किया जाता है ना समाज में, तो अनेक प्रकार की जटिलताएं, अनेक प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए जो है, जो पॉलिटी है, मतलब जो राज्य व्यवस्था है, वो बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो राज्य व्यवस्था की बात करते हैं हम। तो अनुच्छेद हम देते हैं आर्टिकल आर्टिकल 17 लेके चलते हैं कि भाई भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 17 का वर्णन वर्णन है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है कि विधि के अनुसार अस्पष्टता एक दंडनीय अपराध है, अर्थात अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस एंड पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अनुच्छेद 17, ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है कि भाई
अ, अनुच्छेद 17 के अनुसार वो जो है अस्पष्टता दंडनीय अपराध है। लेकिन कौन सी विधि, किस विधि के अनुसार में, हुँ? किस विधि के अनुसार में, कौन सी विधि के अनुसार में, और दंडनीय है तो कौन से दंड है, और अस्पष्टता है क्या? ये डिफाइन कौन करेगा कि भाई अनटचेबिलिटी है क्या? तो इसी सब को देखते हुए जो है राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है, जब समाज में, जब वास्तव में सोसाइटी में जब हमें संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू करना होता है, तो हम उसे वहाँ पे राज व्यवस्था का रूप देते हैं। तो भारतीय संविधान और राज व्यवस्था दोनों अलग-अलग है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू। अब हमारे देश में कानून बनाने का जो अधिकारी संस्थाएँ हैं, वो संसद है। संसद सबसे पहले क्या करेगा कि संसद जो है, भारतीय संसद, संसद क्या एक कानून बनाएगी, और उस कानून के माध्यम से सबसे पहले ये एक विधि के माध्यम से तय किया जाएगा कि अस्पष्टता है क्या? दूसरा, विधि कौन सी विधि के अनुसार में, और तीसरा, अगर ये दंडनीय है तो कौन से दंड के अनुसार में। इन तीनों चीजों का वर्णन जो है संसद करेगी। उसके बाद विधि जो है, राज्य व्यवस्था में विधि सिर्फ संसद नहीं बनाती, बल्कि कई कई प्रकार हैं जिससे विधि बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान ने, संसद भवन ने 1955 में अस्पष्टता निवारण अधिनियम लागू किया। कौन से भारतीय संविधान ने, जो संसद भवन ने एक वो देख लेते हैं, अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 को लागू किया, और इस विधि के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो है अस्पष्टता क्या होगी, ठीक है, कौन सी विधि के अनुसार में, और अगर दंडनीय है तो कौन कौन से दंड के प्रावधान है। क्या ऐसा संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है तो उसे कोड़े मारे जाएगा या अन्य अन्य प्रकार की सजा दी जाएगी। तो वो कौन तय करेगा? वो तय करेगी संसद, और संसद ने जो है 1955 में एक अधिनियम बना करके ये तय कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना ये है कि कभी-कभी देखा जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके भी जो वर्डिक्ट्स होते हैं, वो भी विधि बन जाते हैं। पॉलिटी में ये भी काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय उच्च न्यायालय, उन्होंने कई बार वर्डिक्ट दी है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, और उसमें जो है नाम मात्र सिर्फ जीवन नहीं है, बल्कि अन्य सारी चीजें, जैसे कि आप देखोगे प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति, उनको सही से डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके समय समय पर वर्डिक्ट आते रहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है विधि क्वालिटी में ये भी काउंट किए जाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हाई कोर्ट, इनके जो वर्डिक्ट्स होते हैं, इनके जो निर्णय होते हैं, ये भी विधि का काम करते हैं, और ये विधि जो है हमें राज व्यवस्था में गिने जाते हैं, राज व्यवस्था में काउंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि आखिर राज व्यवस्था में किन किन चीजों को काउंट करेंगे जो विधि बनाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो हमने बात की किसका, संसद का। उसके बाद कौन है, उसके बाद है न्यायालय, न्यायालय, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर, ये चल रहा रिकॉर्डिंग, संवैधानिक रहेगी तब संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं भी जो है
विधि बनाने का कार्य करती है। ठीक है? अब हमने देखा कि संसद जो है किस प्रकार से जो है संविधान को व्याख्या करके उसके उसके अनुरूप में जो भी नियम कानून ऐसा प्रतीत होते हैं कि समाज के लिए ऐसा होना चाहिए, तो उनकी व्यवस्था करते हैं। जैसे हमने अनुच्छेद अ, आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ा। उसके बाद न्यायालय, हमने ये भी जाना कि न्यायालय जो है किस प्रकार किसी भी प्रकार के वर्डिक्ट्स जो सभी वर्डिक्ट्स तो नहीं, हम देखो कोर्ट के सभी फैसलों के बारे में नहीं पढ़ते और कोर्ट के सभी फैसले जो है वो राज व्यवस्था के अंदर काउंट नहीं किए जाते। कोर्ट के वही फैसले राज व्यवस्था के अंदर काउंट किए जाते हैं जो संविधान की मूलभूत व्याख्या होती है, संविधान की किसी अनुच्छेद की व्याख्या होती है। तो हम अ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनके जो है वर्डिक्ट्स को भी काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए और उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं को कुछ देख लेते हैं कि गैर संवैधानिक संस्थाएं भी जो होती है वो निर्णय का कार्य करती है। तो अब हम गैर संवैधानिक संस्थाएं को समझेंगे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। संस्थाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक जो होती है संवैधानिक संस्थाएं होती है, एक होती है असंवैधानिक संस्था और एक होते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। हाँ, हाँ, like so geeks, so- संस्थान। तो संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है, असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है और गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है? तो देखिए, संवैधानिक संस्थाएं उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनका हमारे संविधान में वर्णन किया जाता है, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। जब संविधान सभा बनाया जाता है, संविधान सभा जब संविधान सभा या अगर परंपरा के अनुसार में संविधान बना है तो वह नहीं कह सकते, लेकिन अगर संविधान सभा के द्वारा अगर संविधान बनाया गया है तो वहाँ पे जो है संवैधानिक संस्थाएँ हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद देख लेते हैं, वो संस्थाएँ संस्थाएँ जिनका वर्णन संविधान के अनुरूप होता है, अनुरूप होता है, अर्थात जिनका वर्णन, यहाँ पे देखो एक शब्द है वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वर्णन का अर्थ का ये मतलब ये है, एग्ज़ाम्पल के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में जो है एक फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, वित्त आयोग की बात कही है। तो संविधान में ये वर्णन है कि अनुच्छेद 280 के अनुरूप संसद जो 280 के अनुरूप एक वित्त आयोग संस्था होगी। लेकिन अगर संविधान में ये वर्णन है कि महिलाओं के कल्याण के लिए और समाज में वृद्धों के कल्याण के लिए संस्थाएं होगी, उसके बाद जो है कोई संस्था बनती है तो वो हम संवैधानिक संस्था नहीं कहेंगे, हम उन्हें गैर संवैधानिक संस्थाएं कह सकते हैं। आर्टिकल 280 के अनुरूप जो है एक वित्त आयोग। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भी जो है एक संवैधानिक संस्थाएं में हम काउंट करते हैं। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, जीएसटी परिषद हो गया, ये सभी जो है संवैधानिक संस्थाओं के अंदर काउंट किए जाएंगे। असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है? असंवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जो संविधान का संविधान का क्या करती है? विरोध करती है, विरोध करती है। ये जो संस्थाएं होती है, ये संविधान के अनुरूप नहीं होती, संविधान के नियमों, आदर्शों और मूल्यों के खिलाफ होती है। जैसे कि हम देखते हैं आईएसआई, ये भी एक संस्था है और अनेकों संस्थाएं हैं जो असंवैधानिक संस्था होती है। आप देखोगे कि विश्व में जितने भी देश हैं और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी न किसी प्रकार की जो उनको लगता है कि ये असंवैधानिक है या उनके अनुरूप असंवैधानिक है, उनको देखोगे बैन कर रखा हो उन्होंने। आईएसआई हो गया, उल्फा हो गया, ये सभी जो है गैर संवैधानिक संस्थाएँ क्या है लाती है। उसके बाद हम बात करते हैं उस ये असंवैधानिक संस्थाएँ से ना दे सॉरी गैर संवैधानिक संस्थाएँ कौन-सी होती है? देख लेंगे। गैर संवैधानिक संस्था
वो संस्था होती है जिनका वर्णन ये तो छोटा टैबलेट संविधान में नहीं होता है, नहीं होता है, परंतु ये संविधान आगे मैंने कहा संविधान के मूल्य के अनुरूप होता है, संविधान का विरोध नहीं करती, संविधान के अनुरूप होता है। उन संस्थाओं को हम गैर संवैधानिक संस्थाएं कह सकते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं भी दो प्रकार की होती है, हम बात करेंगे अभी। तो इतना हो गया, अब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। आखिर इन गैर संवैधानिक संस्थाओं को गठन कैसे किया जाता है, कैसे संस्थाओं की स्थापना होती है, सही तो हम देखते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाओं का तो एक होता है कार्यकारी, कार्यकारी सबसे पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी संस्था, किसी संस्था आदि का गठन कर दी है। ऐसे संस्था, ऐसी संस्थाएं को ठीक है, ऐसी संस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी संस्था बोलते हैं, ठीक है ना। कार्य कार्यक्रम संस्था कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में हाँ कह सकते हैं, कार्यकारी संस्था। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग एक ऐसी संस्था है, तो एक कार्यकारिणी संस्था है। कई बार एग्जाम में आता ये है कि नीति आयोग, आपको पता ही होगा कि नीति आयोग जो है पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये एक भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में, एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम करती है। तो ये कार्यकारिणी संस्था है जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है संस्था का आदि का गठन करती है। अब दूसरी जो संस्थाएं है वो सांविधिक संस्थाएं कहलाती है। ये संस्थाएं संसद, देखो जो दूसरी है ना वो संसद अपना बड़ा का द्वारा कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर गठन किया जाता है। तो ऐसी संस्था को हम क्या बोलते हैं, सांविधिक संस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांविधिक संस्था कहते हैं। अब देखो सरकार क्या कहती है ना, वो सबसे पहले अधिनियम बनाती है। कि अभी हमने बात किया कि एक अधिनियम, मानव अधिकार अधिनियम की बात करते हैं, मानव अधिकार अधिनियम 1912। तो सरकार ने जो है विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए मानव अधिकार एक अधिनियम पारित किया 1992 में, ठीक है। 1992 में मानव अधिकार अधिनियम, मानव अधिकार अधिनियम पारित किया, पारित किया। अब उस मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकारों को सही प्रकार से संचालन देखरेख करने हेतु सरकार ने 1993 में एक मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया। तो मानव अधिकार आयोग एक कैसी संस्था हुई, ये एक सांविधिक संस्था हुई, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, ये एक संवैधानिक संस्था हुई। कुछ एग्जाम्पल और है
जैसे कि मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, तो हम इसे क्या कहेंगे? एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे, एक संवैधानिक संस्था कहेंगे। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको राज्य व्यवस्था और संविधान में कुछ अंतर क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये दोनों एक ही है, लेकिन एक होने के साथ साथ भी एक रूप से अलग है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लिखित और अलिखित संविधान को सही से वर्णन करेंगे। और आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब प्रश्न जरूर करें। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना है। थैंक यू।